ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा? पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगी। इधर घपला उधर घपला, सूची में घपला। हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, परंतु हमारे सारे अधिवक्ता इस चीज से वंचित है। जैसे सरकार बदली 2.25 करोड़ राशि जो है वापस चली गई। 6 साल से मैं नाचूंगी कर रही है, बार बार चुनाव लड़ती है। दीदी ऐसा क्या रह गया 4 बार में जो पूरा अभी और बचा है काम करना? आदमी को काम से थकना नहीं। मेरे अधिवक्ता साथी जैसा चाहेंगे उसके हिसाब से अग्रसर कार्यवाही करूंगी। और मेरे अधिवक्ताओं की जो समस्या होगी वो मैं दूर करूंगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बैठने की नहीं है। आज ही चुनाव पहले की परेशानियां दूर करते करते आधा समय निकल जाता है, नया काम करते हुए फिर चुनाव आ जाता है कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ने हैं तो मजबूर होना पड़ा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। और आज हम दुर्ग की कलेक्ट्रेट में हैं, यानी कि यहाँ जो है एक बड़ा चुनाव हो रहा है, बार संघ का चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है क्योंकि आप जानते हैं वकील कितनी ताकत में होते हैं। वकील बहुत ताकतवर एक कम्युनिटी है और आप देख ही रहे हैं जैसे कि बहुत सारे वकील भाई लोग हमारे खड़े हुए हैं और आज हम जो है अध्यक्ष पद के जो इतने दावेदार हैं उनसे बातचीत कराएंगे। अध्यक्ष का एक पद होता है लेकिन यहाँ 8 दावेदार हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन्हीं लोगों से जो पहली बार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। हमारी शुरुआत करते हैं पहले उमा भारती दीदी से। उमा भारती जी का आपने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ अलग उमा भारती जी हैं। दीदी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा? पहले के पदाधिकारी जो क्या ऐसा कुछ नहीं कर पाए जो आप करना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबसे वोट अपील भी करना चाहती हूँ कि मुझे अध्यक्ष पद में मैं पहली बार खड़ी हूँ, पहले मैं पूर्व में उपाध्यक्ष रही हूँ, तो आप सबका वोट और समर्थन मुझे प्राप्त हो। देखिए, पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि सभी मेरे सीनियर हैं, अग्रज हैं, उन्हीं से हम सीखते हुए आए हैं यहाँ तक। मैं एक्चुअल में यहाँ पे बेसिक जो वकीलों की जो आवश्यकता है उनको एक डिग्निफाइड पोजीशन दिलाने के लिए मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। जैसे कि आप जब आए हैं, आप एक राउंड जो है पूरे कोर्ट का लगा लीजिए। ना तो वकीलों के बैठक की व्यवस्था है, ना उनके साफ़ पानी की व्यवस्था है, ना उनके वॉशरूम की व्यवस्था है। और जो महिलाएं हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे जब शुरुआत नहीं, मेरा एक चर्चित केस था अभिषेक मिश्रा मर्डर केस, जिसमें किमसी जैन और विकास जैन की एडवोकेट रही हूँ। उस दौरान ये केस करीब 6 साल चला। उस दौरान मेरी बेटी हुई, मैं प्रेग्नेंट थी। तो उस समय जो मैंने एक महिला अधिवक्ता को यहाँ पे देखा कि एक इनसिक्योर और एक इनसेफ जो वातावरण था उससे मैं गुजरी हूँ कि एक बच्चे के लिए या एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या एडवोकेट के लिए यहाँ पे काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। आज सुबह ही मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे किया है कि सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल हालात में काम कर रही है महिलाएँ तो वो वकालत में है। उस चीज़ को मैंने भी बहुत करीब से महसूस किया क्योंकि मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, तो हमारी टाइमिंग नहीं होती। हम 10:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी कभी 7:30 8 बजे तक गवाही कराते हैं। तो हमारे पास वॉशरूम नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्रच की सुविधा नहीं है, बेबी फीडिंग के लिए एक रूम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि महिलाओं को यहाँ पर एक डिग्निफाइड तरीके से वकालत करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आपका फोकस केवल महिलाओं पर भी है कि हमारे पुरुष वकील साहब भी बहुत सारे लोग हैं? नहीं, मैं एक तो आपने एक जो मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है जिसको लेकर मैं पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी, उसके बाद मैं उपाध्यक्ष बनी और उसके बाद मैं अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रही हूँ। उसमें मेरा एक मेन बेसिक मुद्दा है अ डिग्निफाइड पोजीशन फॉर ऑल द एडवोकेट्स, वेदर दे आर वुमेन और दे आर मैन, और वेदर दे आर सीनियर और दे आर जूनियर। मैं चाहती हूँ कि जूनियर, सीनियर, मैन, वुमेन सभी के लिए कि जब देखिए जब एक वकील कहीं जाता है तो हर कोई उसको एक अलग पोजीशन से देखता है। अरे वकील साहब आए, आप कहीं भी चले जाइए, आप चाहे थाने में चले जाइए, चाहे हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, अगर आप काला कोट पहन के गए हैं तो आपका काम बहुत डिग्निफाइड तरीके से होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब कोर्ट में आता है और वकीलों को ऐसे देखता है भेड़ बकरियों की तरह बैठे हुए, ना पार्किंग की सुविधा, ना बैठने की सुविधा, ना उनके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, जो बुक्स और हमारे बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वो सब पूरा करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे जूनियर युवा साथी हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से थाने बट रहे हैं, थाने चले गए, भिलाई 3 चला गया,
कुछ थाने जो है वो दूसरे कोर्ट चले गए, बहुत सारे जो थाने चले जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में हमारे युवा साथियों के लिए क्या यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई चांस रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए मैं ये करना चाह रही हूँ। और मैं इन्हें बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ वकालत ही नहीं है, वकालत में हम कई पोस्ट में जाकर आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और दूसरे अन्य विभागों में लॉ ऑफिसर के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ हम लोगों ने स्ट्रगल किया है वो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो उसमें थोड़ा कम स्ट्रगल हो और थोड़ा डिग्निफाइड पोजीशन से वो यहाँ आए। ठीक है दीदी, आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ एक और अधिवक्ता जी हैं जो कि पहली बार चुनाव मैदान में है अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए। नाम है देवेंद्र गुप्ता जी। राधे राधे आप सभी को। गुप्ता जी, आप तो बहुत सीनियर अधिवक्ता लग रहे हैं, लेकिन आप नहीं लग रहा कि बहुत देर में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा मैंने अनुभव किया कि मैं अगर आगे नहीं आता तो आज आत्मसम्मान को धिक्कार होता, और ऐसी अवस्था में आया हूँ कि मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ। शुरुआत से मैं स्ट्रगल रहा, और पहले हाई कोर्ट आंदोलन हुआ उसमें भी मैं था, बाहर भी गया सब जगह, और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी, चाहे दिल्ली हो चाहे हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को भी मैंने माफ़ी मंगवाया है, यहाँ के अधिवक्ता स्लैगनेवल गिल्डा साहब समय, और उसके बाद यहाँ जो मधुमक्खी कांड हुआ, जो भी बच्चे, वो मैंने सब काम किया। अच्छा, आपका जो है मुद्दा क्या है? वकीलों के लिए आप क्या करेंगे? मेरा मुद्दा यह है कि हर जगह से जूनियर जजेस बनते हैं, ये बनते हैं, और यहाँ के लोगों को न जुडिशरी में मिल पाती है और न अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा है, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन लाइव दर्शन कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि मेरे जूनियर यहाँ से आगे बढ़े तो ये कहना कि ये देखो दुर्ग का अधिवक्ता है, देवेंद्र गुप्ता की तरह आगे बढ़ रहा है ना। मैं सुप्रीम कोर्ट सब जगह हर स्टेट में जा चुका हूँ, और यहाँ भी मैंने पैरवी किया, 30 साल से यहाँ देख रहे हैं इन लोगों, और हर अधिवक्ता साथियों के साथ साथ सीनियर हो या जूनियर हो, हर एक का मान सम्मान, इज्जत और मर्यादा में रहते काम करते। बार बेंच का कानून में लेते हुए मैंने कार्य किया है, और आज तक कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है और न रहेगा। और वह जो पूर्व पदाधिकारी जो किए हैं, उनके अनुभव, उनके सपने, उनको लेकर के मैं पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। अगर मुझे प्रथम वरीयता दिया जाता है, मेरा मोनो है, मेरा अधिकार आपका अधिकार, अगर आप देते हो तो मैं आपका नेतृत्व लेकर तैयार हो, आगे करूँगा। दुर्ग से दिल्ली तक अपनी सरकार लेके आऊँगा। दुर्ग से दिल्ली तक सपोर्ट करेंगे गुप्ता जी। अच्छा, हमारे साथ और भी हैं जो पहली बार, आप भी भाई साहब पहली बार ही है ना, क्या नाम है आपका? मैं मधुप शर्मा। हाँ, मधुप शर्मा जी। मधुप शर्मा जी, आप भी बहुत सीनियर वकील हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि अपन लोग लेट चुनाव लड़ रहे हैं क्या? 95 से मतलब वकालत कर रहा हूँ। मैं राजनीति में शुरू से सक्रिय रहा हूँ। मैं RCS रतनचंद सेठ रतनचंद सुराना महाविद्यालय में उपाध्यक्ष पद में था। विभिन्न राजनीतिक दलों से भी मेरा संबंध रहा है। मैं बहुत कम उम्र में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता था। सांसद चंदूलाल चंद्राकर जी के साथ हर मीटिंग में जाता था, है ना। मुझे अच्छा अनुभव है राजनीति का। विजय यादव जी के साथ भी था। मैं छत्तीसगढ़ युवरंग का युवा शाखा का छत्तीसगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था। मैंने पृथक छत्तीसगढ़ के लिए लगभग इनके साथ जेल भी गया हूँ। राजनीति में शुरू से मैं सक्रिय रहा, और आज जो है ये देखकर कि यहाँ कोई भी चीज़ पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। जो आ रहा है ना, वो अपना मनमाफिक जो मन में आ रहा है वो करते जा रहा है ना। कोई भी चीज़ इधर घपला उधर घपला, सूची में घपला, है ना। हर तरफ मतलब ये हो गया है। और लाइब्रेरी देख लो, लाइब्रेरी कचरा हो गई है। ये सब पदाधिकारी रहे हैं, ये सब पूर्व पदाधिकारियों का दोष है। इसलिए एक नया बयार आना चाहिए और नया नेतृत्व आना चाहिए। पारदर्शी प्रक्रिया होना चाहिए। लेन देन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब पारदर्शी होना चाहिए। हर 3 महीने में आम सभा होना चाहिए। यहाँ आम सभा करा के प्रायोजित हुल्लड़ करवाते हैं, है ना। इससे आम सभा भी कैंसिल हो गई। ये जानबूझकर किया गया ये है। और मेरे को न जातिवाद से मतलब है, न धर्म से मतलब है। हम सब एक अधिवक्ता हैं, है ना। आपका मोटो कुल मिलाकर के पारदर्शिता है। हाँ, बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। और फिर से आएंगे आपके साथ। अच्छा, हमारे साथ रमेश कुमार शर्मा जी भी हैं, दूसरी बार जो है अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। शर्मा जी, पिछले बार के कार्यकाल में क्या रह गया था जो आप अभी करना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आज निर्वाचन के इस क्षण में हम सब एकत्र हुए हैं। समस्याएं होती हैं और समस्या का निदान भी किया जाता है। मुझे सन 17 से 19 में अवसर मिला था, जिसमें मुझे
संघ की जवाबदारी सौंपी गई थी। संघ की जवाबदारी के तहत मैंने 56 लाख में प्रभार लिया था। 56 लाख रुपए मुझे संघ का जो राशि है वो मुझे सौंपा गया था। उस पीरियड में हमने संघ की राशि को अलग रखा और वास्तविक में संघ का हमारा इकोनॉमिक पोजीशन क्या है और इकोनॉमिक का साधन क्या है और उसमें हम अपने अधिवक्ताओं का हित और कल्याण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चिंतन किए और चिंतन करने के बाद सने कई ऐसे कार्य किए हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जिसमें अधिवक्ताओं का हित सम्मिलित था। और उसके बाद सर्वप्रथम पहले बार आम सभा में हमने ऑडिट किया और संपूर्ण ब्यौरा जो है वो हमारे संघ के बीच में, सदस्यों के बीच में रखी गई। वो राशि 2 साल में मात्र सब खर्च करने के बाद 2 साल का अवधि बिताने के बाद वो राशि 1 करोड़ 6 लाख रुपए हुआ। अब अभी के लिए क्या है टारगेट? ये राशि ओनली 2 ईयर का है, जो दूना करके हमने अधिवक्ताओं का हित और कल्याणकारी योजनाएं को पूर्ण करते हुए बचाया था। आज वर्तमान में जो पदेन है उनको पूछेगा कि आज इकोनॉमिक पोजीशन बार का क्या है। रहा सवाल समस्याएं, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़ने के कारण से अधिवक्ताओं का जो बैठने की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। जैसे ये स्थान खाली है, ये अधिवक्ता संघ का है, इसके लिए फंड आ चुका था, लेकिन वो फंड जो है 2.25 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई थी और यहाँ पर बार नंबर 4 पुराना कहलाता है, जिसको PWT निविदा में टेंडर लेके बनाने का भार लिया था और उसके द्वारा तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जैसे सरकार बदली 2.25 करोड़ राशि जो है वापस चली गई। आज ये जो राशि किस कारण से वापस हुआ है, सर्वप्रथम तो मेरा कर्तव्य ये होगा कि इस राशि को लाना पड़ेगा और जो बैठक बचता है उसको सुचारू रूप से स्थापित करना होगा। ठीक है, फिर से आएंगे आपके पास। गुलाब पटेल जी भी हैं, ये भी दूसरी बार चुनाव मैदान में है। गुलाब जी, पहले कार्यकाल में क्या कमी रह गई थी जो अभी पूरी करना चाहते हैं? महोदय, मैं आप सब लोगों के माध्यम से अपने अधिवक्ता बंधुओं को, वरिष्ठों को और कनिष्ठों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिला अधिवक्ता संघ में लगभग 8 उम्मीदवार हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। अब इनमें सभी अच्छे हैं, किसी की कोई बुराई नहीं, परंतु सर्वोत्तम कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस परीक्षण से पता चल जाएगा। इस बार मैं सह सचिव रहा, संघ का सचिव रहा, अध्यक्ष रहा। सचिव कार्यकाल में मैंने दुकानों का निर्माण करवाया, जिससे आज लगभग 60-70 हज़ार रुपये नियमित आय बनी हुई है। सचिव काल में मैंने इस बार रूम नंबर 4 का जीर्णोद्धार करवाया। फिर अध्यक्ष पद में आया तो उस समय कोविड आ गया। कोविड में जहां जान के लाले पड़े थे, हमारे लगभग 45-55 अधिवक्ता दिवंगत हो चुके हैं, उनमें सादर नमन करता हूं। उन अधिवक्ताओं में वैसे अधिवक्ता गए हैं जिसमें पहले आज जो समस्या है स्वास्थ्य की है, हमारे पहले चुनौतियां की अधिवक्ताओं का बीमा होना चाहिए और सुरक्षा कवच। यहाँ मैं 302 का मुकदमा ट्रायल कर रहा था, यहाँ से मिस्टर एक मानिकपुरी थे, वो जज के और हम लोगों के बीच के से कूद करके भाग गया। जब वो मर्डर करके आया हुआ, इसका ट्रायल हम कर रहे हैं और हम लोगों के लिए प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो हम आवाम में कैसे रहेंगे? हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, परंतु हमारे सारे अधिवक्ता इस चीज़ से वंचित है। कोई छोटा मोटा आता है चाकू छुरी मार करके, वो भी अधिवक्ता को आंख दिखा करके बात करता है। तो मैं पहले शासन प्रशासन से डिमांड करूंगा आपके माध्यम से, तीरंदाज चैनल के माध्यम से, कि वो प्रोटेक्शन बिल मस्ट है। उसके लिए यदि अनशन करना पड़े, आमरण अनशन कर पड़े, जिस गति तक जाना पड़े उस गति तक मैं जाऊंगा। अब रही बात, मेरे बहुत सारे विद्वान साथियों ने कहा कि ये कमी रही, वो नेचुरल है। 2 साल का पीरियड बहुत कम रहता है और उस समय चाहे जो भी अध्यक्ष बने उसके लिए चुनौतियाँ रहती हैं कि वो पहले प्रायोरिटी किसको दे। यदि प्रायोरिटियाँ निर्धारित करनी पड़ती हैं, यदि माँ की तबीयत खराब है, पत्नी है और ज़रूरत दोनों की है हमें, परंतु हमें पत्नी को भी चॉइस करना है और माँ को भी बचाए रखना है। इन परिस्थितियों में जब कोरोना काल आया उस समय मैंने देखा कि स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रही। लोग बाग 5-5, 10-10 हज़ार में इंजेक्शन लगाते हैं, मैं फ्री ऑफ कास्ट उसको लगवाया। यहाँ 501 का सारा पूरे सारे छत्तीसगढ़ में इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरे को वहाँ के महाधिवक्ता का फ़ोन आया कि आप क्या राजनीतिक दल से हैं? बोला जिला अधिवक्ता संघ या संघ का सदस्य, वो किसी राजनीतिक दल से होते हैं, पर जब वो पोजीशन प्राप्त कर देता है उसके लिए सब सारे दल समान बराबर हैं।
उस दल को मैंने बोले बहुत अच्छा किया, आपको शाबाश सतीश वर्मा साहब थे, वहाँ से आया, सीएम साहब का आया, आपके यहाँ 500 के आया, हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका सबका आशीर्वाद मिला, जहाँ एक एक के लाले पड़ रहे थे। मैंने कोरोना काल में अपने जितने भी दिवंगत अधिवक्ता हैं या जो भी समस्या से पीड़ित हुए उनका बीमा करवाया। उनमें 2 लाख की राशि आज जो कोषाध्यक्ष हमारे अनिल जायसवाल हैं वो भी ले चुके हैं 2 लाख की। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हम जो खर्च करते हैं वो भविष्य की योजनाओं के लिए खर्च करते हैं। मैं पेंशन प्लान लाया, जब सचिव कार्यकाल में था मैंने उसको बताया था कि 45 साल की अवधि तक रहेगी, 45 अभी जितने, क्योंकि हम अर्लिंग स्टेज में थे, उसको 40 किया जाना है, उसके बाद पश्चात 35 किया जाना है। 35 और 25 वर्ष, ये 35 और 25 मिलके 60 हो जाते हैं। या तो 60 वर्ष की आयु हो गई हो या तो 60 वर्ष वो उसको ये 35 वर्ष की उसकी वकालत हो गई है। एक बेहतर पेंशन प्लान होगा। उस पेंशन प्लान में हम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो राशि मंगवाऊंगा और जिला अधिवक्ता संघ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर उस योजना को हम कार्यान्वित करेंगे। तो ये मेरा सपना है और इस सपने के साथ में मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार। अच्छा, हमारे साथ संगीता सिंह, आप लोग जाइएगा नहीं, संगीता सिंह जी भी हैं, ये भी जो है पहली बारी मैदान में हैं। आप किस उद्देश्य से लड़ना चाह रही हैं? क्या पुराने पदाधिकारी उतना नहीं कर पा रहे क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊंगी कि मैं वर्ष 2004 से वकालत के प्रोफेशन में नियमित हूँ और मैं एक तरफा वकालत ही करती हूँ। किसी पार्टी पॉलिटिक्स के विषय को लेकर मैं संघ में कहीं नहीं उतरी हूँ। मेरा प्रथम उद्देश्य ये है कि संघ के पूर्व कार्यकारिणी या जो भी अध्यक्ष सदस्य रहे हैं उनके द्वारा जो भी कार्य नहीं किए जा सके हैं आज तक, एक पारदर्शी कार्यवाही जो कि हमारे संघ के शुरू से लेकर अंतिम अधिवक्ता तक, एक जूनियर काउंसिल को भी डे प्रथम में ये इच्छा रहती है कि संघ की कार्यवाहियाँ किस तरीके से चल रही है, क्या पारदर्शिता है, अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य का संचालन कैसे हो रहा है, या किसी भी मद का अगर निराकरण या निर्धारण किया जा रहा है या कहीं उसका खर्च किया जा रहा है तो उस खर्च के आय व्यय का ब्यौरा हर अधिवक्ता चाहता है, क्योंकि उसके हित की राशि संघ में समाहित होती है। तो सर्वप्रथम तो मेरा यह है कि मेरे कार्यकाल में यदि मैं चुनकर आती हूँ तो मेरे कार्यकाल में मेरे संघ का आखिरी अधिवक्ता भी इस चीज़ को प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा कि हमारे संघ का संचालन किस तरह से हो रहा है, या हम किस राशि, हम हर 10,000 से ऊपर की हर राशि का पारदर्शी विवरण आपको देंगे कि हम किस मद में उस राशि को निकालें या कहाँ आहरित किए हैं, कहाँ उसका खर्चा किए हैं। दूसरी बात यह है कि यदि मैं चुन के आती हूँ तो दूसरा कार्य मैं प्रत्येक जूनियर से लेकर सीनियर काउंसिल को जो बैठक की व्यवस्था है, फिर गर्मी में कूलर, पानी, ये सब की जो व्यवस्थाएं हैं, या हमारे को गाड़ी पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगी और पूर्व कार्यकाल में हुई सारी अनियमितताओं का मैं दमदारी से जांच करके और उसका खुलासा करके मेरे अधिवक्ता साथी जैसा चाहेंगे उसके हिसाब से अग्रसर कार्यवाही करूंगी। इसका मैं एकदम वादा करती हूं और मेरा स्लोगन है कि मेरा काम बोलेगा, वादा नहीं। मैं प्रथम बार आई हूं लेकिन ईमानदार कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगी और अगर मैं चुन के आती हूं तो मैं अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों से राय परामर्श करके ही कोई भी कार्य को आगे करूंगी। एक तरफा और एकात्मकवाद मेरी कार्यवाही नहीं होगी। मैं इस चीज़ के लिए संकल्पित हूं कि एकात्मकवाद को पूर्णतः समाप्त करूंगी और संघ का अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा राजा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ किंग डू नो रॉन्ग की प्रथा नहीं चलेगी। किंग भी गलती कर सकता है और अगर किंग से कोई गलती हुई है तो उसकी जवाबदेही और किंग के ऊपर होगी और उसकी जवाबदेही के लिए मेरे संघ का अंतिम अधिवक्ता भी मेरे से प्रश्न कर सकता है कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, और मैं उसका संतुष्टिजनक आंसर दूंगी। और अगर आंसर नहीं दे पाई तो संघ जो उचित कार्रवाई समझेगा मेरे खिलाफ करने के लिए मैं उसको स्वीकार करूंगी। ठीक है, तो ये थी, मैं, आप लोग जाइएगा नहीं, आपसे अच्छा दीदी भी आ गई हैं। आइए दीदी। मौजूदा अध्यक्ष अभी हैं, नीता जैन जी हैं और पिछले 4 बार से आप हैं और 5वीं बार फिर दावेदारी कर रही हैं। दीदी, ऐसा क्या रह गया 4 बार में जो पूरा अभी और बचा है काम करना? आदमी को काम से थकना नहीं चाहिए। और रही बात अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के लिए जो मैंने यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया है, उस पर मैं हर अधिवक्ता के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनका व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखती आई हूँ और रखती रहूँगी। सामाजिक, व्यवहारिक और अन्य गतिविधियों पर उनका पूरा सहयोग करती रहूँगी। धन्यवाद। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दें दीदी, 1 मिनट रुकिएगा, कि अभी तक 6 प्रत्याशी हमारे साथ आपके सामने आ चुके हैं। उनमें से जो भारती जी थी वो चाहती थी कि एक डिग्निटी फुल जो है 8 प्रत्याशी हैं, 5-6 लोगों से बातचीत हुई है।
तो जो आपकी उमा भारती जी थी वो चाहती हैं कि जो है जितने भी अधिवक्ता हैं उनकी डिग्निटी को लेकर के वो फोकस हैं। देवेंद्र गुप्ता जी चाहते हैं कि यहाँ के अधिवक्ता दिल्ली तक कैसे पहुँचें। मधुप जी चाहते हैं कि बार में ट्रांसपेरेंसी हो। हमारे जो रमेश कुमार शर्मा जी हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पहले उन्होंने डेवलपमेंट कराया ऐसा दावा है, और अब जो है जो अटक गया है काम उसको काम कराने की बात कर रहे हैं। हमारे जो गुलाब पटेल जी हैं वो भी डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो कोरोना काल के दौरान जो काम कराए हैं वो उनकी एक यूएसपी है जैसा उनका कहना है। अब हम केवल छोटे से सवाल पर आते हैं बारी बारी से। केवल 3 पॉइंट में बताना है कि जीत जाएंगे तो करेंगे क्या। पहले 3 काम क्या होंगे आपके, बहुत शॉर्ट में। प्रोटेक्शन बिल पहला हमारा काम होगा। दूसरा अर्थ मुहैया कराना संघ को, अर्थ के बनाना व्यर्थ है सब चीज़ें, तो अर्थ होना दूसरी प्रायोरिटी होगी। और तीसरा होगा यहाँ लाइब्रेरी को चुस्त दुरुस्त करना। ठीक है शर्मा जी, आपके पहले 3 काम जीतने पर। अभी संघ का जो कार्य प्रणाली है उसमें गंभीर अनियमितताएं हैं। लेखा जोखा का सर्वप्रथम हिसाब किताब देखा जाएगा। दूसरा, जो बैठक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से स्थापित किया जाएगा। तीसरा, बार और बेंच के बीच जो संबंध में दूरियां हैं उसमें मधुरता लाई जाएगी। दीदी, आपका क्या पहले 3 काम रहेंगे? मेरा तो प्रथम ये कार्य रहेगा कि पूरे की हुई सारी अनियमितताओं का पारदर्शी जांच होगा। अधिवक्तागण जो चाहेंगे, मेरे साथी बंधु सदस्यगण, उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये है कि बैठक व्यवस्था को बंदोबस्त उसका सुधार किया जाएगा। और तीसरा ये है कि मेरे अधिवक्ता साथियों को कभी भी मेरे कार्यकाल में यदि कोई भी ज़मीनी समस्या होगी तो मैं त्वरित उसके पास पहुंच के उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगी। मधुप जी, आपका पहले 3 काम। वित्तीय लेन देन जो होगा वो पारदर्शी होगा। हर चीज़ में मतलब सीनियर लोगों का आशीर्वाद, अनुभव और जूनियर लोग का जोश, इनको इस्तेमाल करके मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए प्रयास करूंगा, है ना। आज गरीब वकीलों के लिए आवास की योजना नहीं है। आवास की योजना मैं लागू करने का प्रयास करूंगा, और ये प्रयास करूंगा कि मतलब शासन प्रशासन से मिल करके मैं अधिवक्ता संघ के नाम से ज़मीन आवंटन का प्रयास करूंगा, जिससे अधिवक्ताओं को सस्ते कीमत पे गृह प्राप्त हो सके, है ना। आज अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत ही खराब है। 3 काम बता दिए ना आपने, फिर शॉर्ट में कर रहे हैं। गुप्ता जी, पहला तो 3 काम है जो इन्होंने समस्याएं बताई है, उन समस्याओं को निराकरण करना आपस में बैठ करके। और दूसरा काम है कि आज तक 30 साल की स्टेट अपना छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, 25 साल DRT जबलपुर में है। मेरे अधिवक्ताओं को जो तकलीफ होती है और आम जनता को तकलीफ होती है, बैंक के वित्तीय लेन देन के संबंध में जो भी छोटे से मामले होते हैं उसको जाना पड़ता है DRT ऊंचे, तो उनको यहाँ लाना है। मैं रायपुर से भी बात किया हूँ, दुर्ग से भी बात किया हूँ, बिलासपुर से, कि सर DRT यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा काम होगा कि हमारे हाईटेक बार कि हर स्टेट, हर राज्य से, कि यहाँ से ऑनलाइन अब की सुविधा ई फाइलिंग, ई कोर्ट हो गया, तो हम अधिवक्ताओं को भी हाईटेक बार होना चाहिए, ताकि हाईकोर्ट में जो है वो स्थिति दुर्ग बार में भी हो, है ना, ताकि हम हाईटेक और ऑनलाइन काम कर सकें। और मेरे अधिवक्ताओं की जो समस्या होगी वो मैं दूर करूँगा। 3 काम हो गया आपके, ठीक है, ठीक है। दीदी, जीतने के बाद पहले 3 काम। जीतने के बाद में बार की उन्नति ही मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है, और उस उन्नति के लिए लगातार प्रयास करती रहूंगी। टोटल ओवरऑल आपने एक बताया कि हम उन्नति के पे फोकस हैं। आपको बता देना चाहती हूँ, लोगों ने मुझे 4 बार इसलिए जिताया है, बाकी सबकी भी तुलना की है, और जो भी कार्य हुए हैं वो मेरे कार्यकाल में हुए हैं, और लगातार हर कार्यकाल में बार की उन्नति हुई है, और आगे भी अधिवक्ता इसका आकलन करके वोट करेंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद। अच्छा, आइए अंकल, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप बहुत सीनियर अधिवक्ता लग रहे हैं। ठीक, सीनियर तो हूँ जी। ये मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है बचपन से। अच्छा, ये अच्छे से जानता है। इस अधिवक्ता संघ में मेरे अनुभव से तो ज़्यादा वरिष्ठ
सीनियर भी खड़े हैं, पर ये भी शायद नहीं जानते, मैं तीसरी पीढ़ी में वकालत कर रहा हूँ। बच्चा था तब से अधिवक्ता संघ से जुड़ा हुआ हूँ। इससे भी यंग एज में जुड़ा, छोटा था ये छोटा भाई। अब यहाँ पे इतने अधिवक्ता आए, बने, संघ के अध्यक्ष बने, सचिव बने, मगर किसी का भी ध्यान सिर्फ बोलने के लिए रहा कि हम नए अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था करेंगे, महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मधुप शर्मा जी हैं मेरे साथ इसी परिसर में जगह खोजे कि चलो यहाँ पे हम 5-6 मंजिला। और मधुप शर्मा जी इतने धनाढ्य परिवार से हैं, मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ कि उनको इधर उधर कहीं से भी पैसों की ज़रूरत है ही नहीं। खुद ही बनवाएंगे? बनवा सकते हैं। मतलब जैसे संघ के फंड पे आरोप लगते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, अभी भी शायद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो वैसा इसके ऊपर लग ही नहीं सकता, इतना धनाढ्य है ये। अब इसको मैं जानता हूँ क्योंकि बचपन से ही इससे जुड़ा हूँ, इसका बड़ा भाई मेरा दोस्त रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि अधिक से अधिक वोटों से ये जीते, क्योंकि मेरा बेटा भी आज उसी पीड़ा से गुजर रहा है, इस पीड़ा से कभी मैं गुजरा, बैठने की जगह नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मानिक मिश्रा। मानिक मिश्रा जी। अच्छा, एक और बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं जमील चचा। हमारी मुलाकात इनसे वहाँ होती रहती है सुपेला में, कभी नोटरी वोटरी बनवाना हो तो चचा आप बताएं कि आपको क्या लगता है? ये तो हो गया प्रत्याशियों का दृष्टिकोण, आप चूंकि लंबे समय से इधर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है और इसका सबसे पहले रेक्टिफाई किया जाना चाहिए? भाई हमारे अधिवक्ता संघ में समस्या तो बहुत है, लेकिन निदान के रास्ते बहुत कम है। तो अभी जो कार्यकारिणी चल रही है, तो अभी चुनाव का समय है, इससे हमसे कोई नो कमेंट्स करना चाहते हैं, गलत है। ठीक है। बाकी हम आप ऐसा बता सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जिससे मतलब बहुत ही कॉमन है, हर अधिवक्ता उससे गुजरता है, सबसे पहले इसको खत्म किया जाना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बैठने की नहीं है, मतलब विकल्प नहीं है कोई अभी तक। कहीं भी आदमी को बैठना पड़ रहा है। जब आदमी बैठेगा और पक्षकार रहेगा तो तभी तो सुना, जब हम बैठ ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या। जी जी, क्या कह रहे हैं मधु जी? जीता तो सबसे पहले इनकी समस्या दूर की जाएगी, बैठने वाली है ना। पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या भी हल की जाएगी। और जो आज सीनियरों का जो है ना सम्मान बिल्कुल लोग जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो रहा है। इस चीज़ को मैं फिर से एक बार जूनियर सीनियर के बीच में एक ठोकी ये करने की कोशिश करूंगा कि जूनियर सीनियरों का सम्मान करें, उनको अच्छा ये करें, उनको अच्छा वातावरण हो, उनके बैठने के लिए जगह अच्छी हो, उनको हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखे, उनकी पेंशन व्यवस्था सही हो, उसके बाद उनके परिवार का क्या होगा, कैसे होगा। आज सूची में 98 लोगों का नाम नहीं था, 98 लोगों का नाम और उनके पास रसीद थी। इसका अर्थ समझते हैं आप? जब 98 लोगों के पास रसीद है, मतलब उनका रजिस्टर में आपने नाम दर्ज नहीं किया, पैसा लिया, रसीद दिया और पैसा जेब में डाला, तो आपका सीधा आरोप गड़बड़ी का है ना। तो सूची में नाम, उसके बाद उसका जांच हुआ, लोग रसीद लेके आए, तब उसका सूची में नाम जोड़ा गया। बहुत से घपला कुर्सी के लेन देन में ये हुआ, 200 रुपये वकीलों से ले लिए, लाखों रुपए का केस किस चीज़ पे बोला जाए हर व्यक्ति जानता है, बोलने में लोग डरते हैं। लेकिन हाँ, मैं अगर विजयी होता हूँ तो मैं इसकी जांच कराऊंगा निष्पक्ष ढंग से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी से दुर्भावना से ग्रसित हुए, बिना जाति पाति के, बिना धर्म के, है ना। मैं सबको बराबर का दर्जा दूंगा, सभी मेरे सम्मानित लोग रहेंगे, सभी अधिवक्ता हैं, जो भी जैसा हो मिल के काम करूंगा सीनियरों के अनुभव से। ठीक है, तो ये तो हो गई उन प्रत्याशियों की बात जो कि अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। अब हम उन लोगों से भी बात कर ले रहे हैं जो दूसरे पदों के लिए दावा कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि दुर्ग बार संघ में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको सबसे पहले दूर किया जाना चाहिए? देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या है कि जूनियरों अधिवक्ताएं जो बहुत से अभी आए हैं, अभी कम से कम हर साल 100 जूनियर अधिवक्ता जो कोर्ट ज्वाइन करते हैं, उनको बैठने की सबसे गंभीर समस्या है। उनके पास ना टेबल है, ना कुर्सी है, जबकि हमारे पास ऐसे कई जगह हैं जहां हम इंतजाम कर सकते हैं उनके लिए।
लेकिन उस ओर पुराने पदाधिकारी लोग कभी ध्यान नहीं दिए और वो बेचारे बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि उनके लिए हम सबसे पहले बैठने का इंतज़ाम कराएं, उनको लाइट, पंखा, कूलर उपलब्ध कराएं, ताकि तभी वो अपना सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। और जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय के प्रत्याशी ने बताया कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ रोड में हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और उसमें बहुत सी अनियमितता होती है। कई बार पीछे कुछ दूसरे की गाड़ी लग जाती है। कोर्ट दूर दूर है, हमें और कहीं जाना है, कमिश्नर कोर्ट जाना है, तहसील कोर्ट जाना है, फोरम जाना है, तो हमारी गाड़ियाँ फंस जाती है। तो इसके लिए ऐसा एक व्यवस्था किया जाए, डीजे साहब को बोल के, कलेक्टर महोदय को बोल के, कि एक सुचारू रूप से पार्किंग की व्यवस्था हो सके। तो ये थी आम अधिवक्ता की और प्रत्याशियों की भी एक समस्या कि वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ एक और वकील साहब हैं, बहुत एक्टिव हैं वकील साहब हैं। वकील साहब, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब अध्यक्ष के प्रत्याशियों ने तो बता दिया। ये सभी अध्यक्ष के प्रत्याशी 8 प्रत्याशी हैं, इसमें एक जीतेगा। पहले भी अध्यक्ष बने हैं, उनको कार्यकाल 2 साल का मिलता है। सब अपने स्तर पर काम करते हैं। चुनौतियां बड़ी बड़ी रहती हैं। आदि पहले की परेशानियां दूर करते करते आधा समय निकल जाता है, नया काम करते हुए फिर चुनाव आ जाता है। सभी प्रत्याशी अच्छा काम करते हैं, सभी अधिवक्ता हैं, एक ही परिवार के हैं। तो चुनाव के टाइम आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और समस्याएँ कम नहीं होती, क्योंकि अधिवक्ता बढ़ते जा रहे हैं, आबादी भी बढ़ते जा रही है, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़्यादातर कोर्ट है हमारा। ये पैसा जो 4 नंबर जो बनना था, हमारा 4 नंबर बार रूम नंबर, इसका पैसा वापस आने से हमको बैठने की समस्या आई है। बाकी कोरोना काल में हमें बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। तो हमें लाइब्रेरी चाहिए, बैठने की व्यवस्था चाहिए, पार्किंग चाहिए और सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन बिल, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। ये सब पे आने वाले अध्यक्ष काम करेंगे। सभी वोट मांग रहे हैं, यहाँ के जागरूक वकील हैं। अब जिसको जिताएंगे वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा। अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग चाहेंगे कि अच्छा व्यक्ति जीते और काम कराने वाला जीते, काम कराने वाला जीते, काम कराने वाला व्यक्ति जीते। जिसके साथ हम खड़े हुए हैं वो भी जीत जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे अधिवक्ता लोग। अभी हम कुछ और युवा अधिवक्ताओं से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। उसके बाद हम चुनाव अधिकारी से बात कराएंगे और बताएंगे कि मतदान जो है 4 अप्रैल को है और उसके बाद 5 और 6 को मतगणना होगी और 6 तारीख को ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। देखिए, एक और पदाधिकारी आ गए हैं। ये अब आपको निवर्तमानी कहा जाएगा, सचिव है ना, सचिव रविशंकर जी। रविशंकर जी, आप इस बार मैदान में नहीं है, क्यों? मैदान में हूँ मैं। मैदान में है उसी पद के लिए? यस। अच्छा, तो ऐसा क्या लग रहा है जो पिछले बार आप नहीं कर पाया, अभी बचा हुआ है? मेरे पास बहुत काम है यहाँ करने के लिए, अभी 10 साल और है। ऐसा लगातार 10 साल बहुत सारा काम है, वकीलों के हित के बहुत सारे काम है और लगातार मैं उन कामों को कर भी रहा हूँ। और अधिवक्ताओं का प्रेम है कि लगातार पिछले 4 बार से मुझे जिता रहे हैं, 5वीं बार भी मैदान में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। सबसे पहली समस्या आपको क्या लगता है कि मौजूदा समस्या आपको? पार्किंग और वकीलों की बैठने की समस्या, 2 समस्या है जिसके लिए हम लोगों ने माननीय चीफ जस्टिस साहब उनसे चर्चा की है। बीआईटी के बगल में एक 12 एकड़ की जगह है भिलाई इस्पात संयंत्र की, उसको देने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र से बात हुई है। भिलाई इस्पात संयंत्र को उसके बदले में धमधा में जमीन भी दी जा चुकी है। सिर्फ वो जगह इसलिए फंसी है क्योंकि 12 एकड़ का जो मामला है सेल बोर्ड से निर्णय लेना है, इस कारण नया कोर्ट बिल्डिंग की जगह फंसी हुई है। तो मतलब कुल मिलाकर के बहुत कुछ काम हो गया है वकीलों के बैठने की व्यवस्था का। नहीं, वकीलों के बैठने की व्यवस्था जब ये जो जगह आप जहाँ पर खड़े हैं, इस जगह को पहले भूपेश बघेल जी ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए का किया था, लेकिन सरकार चेंज हो गई तो ये चेंज हो गया। इसके लिए भी प्रयास जारी है कि यहाँ पर बैठने की वकीलों की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था और पार्किंग, ये 2 सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ पर है। तो ये आप क्लियर कराएंगे? आधा तो करा ही दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि अपना प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपना प्रयास हो इसमें और लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वकील साहब लोग का चुनाव है, मैं चाहता हूँ सब, देखिए ये कोई हार जीत नहीं है, सब आपस में एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल के प्रेम भाव से चुनाव होता है। लोग एक प्यार से ना और चुनाव को प्यार के तरीके से लड़े, अच्छी बात है, सबको लड़ना। ये थे रविशंकर जी, बड़े चर्चित अधिवक्ता हैं, इधर के एक्टिव अधिवक्ता है ना भाई साहब? और इनको लगभग सभी लोग जानते हैं। तो अभी आपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की बात सुन ली, कुछ कोषाध्यक्ष और उस पर सचिव पर खड़े हुए हैं उनकी भी बात सुन ली। कुछ जो है सामान्य अधिवक्ता हैं, सामान्य से मतलब असामान्य का मतलब ये नहीं है कि वो सामान्य है, मतलब जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी नहीं है, उनकी भी बात सुन ली कि वो क्या चाहते हैं। कुछ और युवा अधिवक्ता मिलेंगे, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं फिर चुनाव। अच्छा, कोषाध्यक्ष पद के एक और प्रत्याशी आए हुए हैं हमारे साथ। जी भाई साहब, बाद में भी लेना पड़ेगा। ऐसा कि बन रहे हैं क्या? जी, क्या नाम है भाई साहब? साकेत मिश्रा। मिश्रा जी, तो आपने कोषाध्यक्ष का ही क्यों पद चुन रहे हैं भाई? कोषाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि हमारा बार बहुत छोटा मोटा बार नहीं है, बहुत बड़ा बार है। यहाँ का लगभग 3-3.5 हज़ार अधिवक्ता रजिस्टर्ड है और हमारे बार में हमने लोकल में जो सुविधाएं दी है अपने अधिवक्ताओं के लिए, उसका पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। जब तक पैसा हमारे पास रहेगा तभी पूरा बार की
ताकत रहेगी। और अभी जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है पैसे का, वो बहुत गड़बड़ है। इसी वजह से हमको ये मैदान में आना पड़ा, क्योंकि पुराने में 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं कोषाध्यक्ष। तो अब हम नए सिरे से उसको काम करना चाहते हैं, नए सिरे से उसका वो लगाएंगे, सब आधुनिकीकरण करना चाहते हैं ताकि सब चीज़ पारदर्शिता बनी रहे। अभी तक हमारे संघ के किसी सदस्य को नहीं मालूम है कि हमारी क्या आवक होती है, क्या हमारे पास बचत है, लोगों को उसका क्या लाभ मिलता है, वो किसी को कुछ भी नहीं हो। आने के बाद हम उसको सब सार्वजनिक करेंगे। तो कुल मिलाकर के कोषाध्यक्ष पद के जो दावेदार मिश्रा जी हैं, वो बहुत सारी अनियमितताएं देख रहे हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं। और भी अधिवक्ताओं से बात कर लेते हैं, क्या है, फिर चुनाव अधिकारी से बातचीत कराते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और अध्यक्ष पद के दावेदार हैं गिरीश चंद्र शर्मा जी, जो कि पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। शर्मा जी, पिछली बार क्या कमी रह गई थी जो इस बार अपन पूरी करना चाहते? पिछली बार ये जो नई बिल्डिंग जहां हम लोग खड़े हुए हैं उसको आवंटन करवाया है भूमि का। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष लाभचंद बाफना जी थे और रमन सिंह जी के निर्देश पे इस मेरी जिले की कम से कम में 50 वर्ष की समस्याओं का मैंने निराकरण किया। पश्चात मैं देख रहा हूँ कि अभिभाषकों के लिए अभी तक के न तो बैठने की व्यवस्था हुई, और जो खाता 1991 में अधिवक्ता लोगों के लिए मैंने ओपन किया, उस खाते का मिसयूज़ अभी दिख रहा है। दूसरा, ये ऐसे क्रियाकल्प किए हैं कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ने हैं तो मजबूर होना पड़ा, अन्यथा हम सब एक ऐसे विधि से बंधे हुए हैं जिसको अधिवक्ता संघ का बैलाज कहा जाता है, उसका भी मतलब तोड़ निकाल करके ये बार के कोस में जिस बगीचे को हमने सींचा है, फूल उगाया है, आज इतना सुंदर बार है छत्तीसगढ़ में, शायद हमारा बार सबसे अच्छा है। उस बार के उन कोसों में डाका डाले जैसा प्रतीत हो रहा है मुझे। उसके अलावा इन बार बार मैं ही चुनाव लड़ूं, मुझे ही चुने, तो यहाँ और भी लोग हैं जो इस बार के लिए और शायद राज्य के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं। उन लोगों ने क्या किया जो अभी और मेरे साथ अन्य लोग हैं, वो भी कम से कम में 2-3 ऐसे हैं जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, वो ये तो बताएं कि मैंने क्या किया। एक जने सिर्फ आया गया हो गया, एक जने वकीलों को कॉलोनी बनाऊंगा दे करके वोट ले गया और 2 साल काट दिया। एक जने 6 साल से मैं नाचूंगी कर रही है, बार बार चुनाव लड़ती है। हमको ऐसे लोग पसंद नहीं है, इसलिए शायद मेरा चेहरा लोगों को पसंद आ जाए, इसलिए मैंने चुनाव लड़ लिया है। अच्छा, जीतने के बाद शर्मा जी पहले 3 काम आपके क्या होंगे? सबसे पहला, अधिवक्ता कल्याण निधि में महिलाओं के लिए 50,000 रुपये की घोषणा, गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है, सबसे पहली घोषणा। दूसरा, बार में ऐसे बाइलॉज का निर्माण करना जिस बाइलॉज के आधार पर ये जो धोखाधड़ी की गई है बार के सदस्यों के साथ, वो रुक सके। कोई अन्य भविष्य में इस प्रकार का ऐसा कोई कृत्य न कर सके जो स्वलाभ पहुंचाने हेतु हो। हम सब बार के सदस्यों के लाभ के लिए आवश्यक है कि हम अच्छे कार्यों को करें, और ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, सेवा के भाव से आना चाहिए, ना कि ये राजनीति करने आते हैं। संघ जो है, संघ राजनीति करने का अड्डा नहीं है, संघ सिर्फ सेवा करने का जगह है। और तीसरा, मेरे बार में पहले इतना सुंदर लाइब्रेरी था, पर उसको बिगाड़ के रख दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। डिजिटल लाइब्रेरी, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए हमेशा व्याख्यान मालाएँ, बार बेंच के बीच में उचित व्यवस्था, मेरे अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए जो कृत्य करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि इधर क्या लगता है कि कब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है जो सबसे पहले खत्म होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है हमारे अधिवक्ता मतलब संघ दुर्ग में बैठने की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और जहाँ बैठते हैं वहाँ पे सफाई नहीं है, जानवर निकलते हैं, आना जाना करते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है अधिवक्ताओं के लिए पीने की, ये सारी हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और वकील साहब, आप तो बहुत यंग हैं, आपसे पहले से भी जुड़े रहे हम, आप बड़े एक्सपर्ट के तौर पर तीरंदाज में पहले आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इधर सबसे बड़ी समस्या क्या है जो सबसे पहले रेक्टिफाई होनी चाहिए? अभी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं उनको जो सही मार्गदर्शन चाहिए, जो विधि व्यवसाय में जो तरक्की करने के लिए आवश्यक होता है, सीनियर और जूनियर के बीच का जो गैप है वो मिटाना ज़रूरी है। सबको संगठित रखना ज़रूरी है, क्योंकि अधिवक्ताओं को संगठित रखना बड़ी बात होती है। जो सबका मतलब विचारशील रहते हैं वो
उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। उन सबको एक साथ एकत्रित करके जो सभी के लिए उपयोगी रहेगा, जो सभी के लिए लाभप्रद रहेगा, वैसा कार्य करना, वही कार्य करना। आप किस पद के लिए दावेदारी कर सचिव पद के लिए जी। रहे हैं? शुभ नाम? राकेश यादव। एक और पदाधिकारी के लिए एक और पद के लिए दावेदारी करें। क्या नाम है मैडम आपका? सर मेरा नाम संजय शुक्ला है, मैं महिला सह सचिव आरक्षित पद हेतु आई हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इधर सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे पहले खत्म होनी चाहिए? सबसे पहले समस्या तो है सर हमारी बैठक समस्या है और पार्किंग की समस्या है और यहाँ पर पेयजल की समस्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है ये सबसे पहले है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम एक अधिवक्ता हैं और हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है एक पुस्तकालय की, जो हमारे पास आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमको आज शुरू से हमको उसको इंतज़ाम करना पड़ेगा कि हमारे पास लाइब्रेरी हो। मैं उन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आज यहाँ पर आई हूँ। और मूलभूत जो आप पूछ रहे हो तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो हमारी बैठक का है समस्या, क्योंकि आजकल जूनियर्स बहुत आ रहे हैं, उनको भी बैठने की दिक्कत हो रही है। दूसरा है सर पार्किंग का, जो हमको बहुत ज़्यादा ही परेशान है हम पार्किंग के लिए, एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है पेयजल का, जो हम अधिवक्ताओं को ही पेयजल की समस्या हो रही है और यहाँ जो आते हैं क्लाइंट्स उनको भी समस्या होती है। तो हम इन सब चीज़ पर विचार करेंगे। बाकी तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आज आप यहाँ आएंगे। अच्छा, एक और पद के लिए दावेदार हैं तिवारी जी। तिवारी जी कौन से पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी, मैं ग्रंथालय सचिव के लिए यहाँ पे दावेदारी किया हुआ हूँ। आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन सी समस्या निपटाई जानी चाहिए? समस्याएं तो बहुत हैं। समस्या तो बहुत है, लेकिन मैं जिस पद में खड़ा हूँ, मैं ग्रंथालय सचिव के लिए हूँ, लाइब्रेरी पोस्ट के लिए हूँ। और लाइब्रेरी आज के समय में यहाँ पे देखेंगे कि पूरी लाइब्रेरी पुरानी हो गई, ख़त्म हो गई है, उसमें बहुत सारी कमियाँ हो गई है। अब लाइब्रेरी को सुधार की ज़रूरत है और बहुत अच्छी सुधार की ज़रूरत है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई, जैसे बच्चों के लाइब्रेरी कार्ड बनने बंद हो गए हैं, बहुत सालों से बंद है, जिसको मेरी प्राथमिकता की शुरू कराना है। अभी जो नए अधिनियम चालू हुए हैं, जो BNS है, BNSS है, एविडेंस एक्ट के आ गए, वो सब उनकी बुक नहीं है, कोई इशू नहीं, पुराने ही पड़े हुए हैं, तो उसे नया लाने की ज़रूरत है। हमारे अधिवक्ताओं को, बहुत से ऐसे अधिवक्ताओं हैं जिनको पास से मतलब इतना कैपेबल नहीं है कि वो साइटेशन निकाल सकते हैं, तो उनके लिए हम सॉफ्टवेयर लगाने की व्यवस्था करें। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आज की डेट में हर किसी को क्रांति से जो जोड़ता है, आप लोग मोबाइल से देखते हैं, तो मोबाइल के लिए वाईफाई फ्री, ये मैं 4 चीज़ों को मांग को लेके ही मैं इस पद में उतरा हुआ हूँ और सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग समझे इस चीज़ को कि अभी हमें लाइब्रेरी को वापस दुर्ग की जो लाइब्रेरी है उसे हमें नंबर 1 पे बनाना है। चंद्रकांत चंदेल, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ मैं सर। और जिला अधिवक्ता संघ में लगभग 3 से 4 हज़ार सदस्य हैं। आप क्या करेंगे उस पर बताइए। हाँ, मैं जिला अधिवक्ता संघ की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। बाहर से भी जितना भी फंड होगा, फंड लाने का प्रयास करूँगा। मैं तहसील कार्यालय दुर्ग में बैठता हूँ और रेवेन्यू का मेरा काम है। मैं जिला अधिवक्ता संघ के लिए रेवेन्यू बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कंधे से कंधा हाथ बढ़ाकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और जब जब अधिवक्ता कनिष्ठों, वरिष्ठ जनों को मेरी आवश्यकता होगी, मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा और उनका सहयोग मिलता रहेगा मेरे। तो मैं जिला अधिवक्ता संघ के को समस्याओं का समाधान कर उसके समस्याओं का निराकरण करूँगा। अभी हम हैं दुर्ग बार संघ के चुनाव का जो चुनाव कक्ष है वहाँ मौजूद हैं और आप चारों तरफ देख रहे हैं। छोटू भाई से बोलेंगे, एक बार दिखा दीजिए कि तैयारियां जो है किस तरीके से चल रही हैं। चुनाव अधिकारी तो बैठे ही हैं, उसके अलावा वो बहुत सारे सहयोगी हैं जो पूरे चुनाव को लेकर के जो है अपना योगदान दे रहे हैं। दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं और हमारे लेफ्ट साइड में भी जो है बहुत सारे अधिवक्तागण हैं जो इस चुनाव को, ये सभी जो है सहायक चुनाव अधिकारी हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उप मुख्य चुनाव अधिकारी इस्माइल जी से, इजराइल शरीफ जी से। शरीफ जी, पूरे चुनाव की रूपरेखा क्या है? कब मतदान है? कितने पदाधिकारी हैं? कितने मतदाता हैं? देखिए, हमारे दुर्ग अधिवक्ता संघ का चुनाव जो 2 वर्ष के लिए होता है, उसका लिमिट है 2 साल के लिए होता है। इसमें करीब 64 प्रत्याशी हैं और अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सभी पदाधिकारियों का चुनाव होगा, जो कि 4 तारीख को होगा 9 से 5 बजे तक। और 2 साल के लिए होता है कार्यकाल। इस बार हमारे स्टेट बार ने उसमें क्या कहते चेंज किया है, एक वाइस प्रेसिडेंट आरक्षित पद किया है महिला के लिए
एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए किया है और एक क्या बोलते हैं क्रीड़ा सचिव के लिए किया है और कार्यकारिणी में एक बढ़ाया है। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो है कार्यकारिणी के 24 लोग हैं करीब और बाकी 17 पदाधिकारी हैं। तो इनका चुनाव 4 तारीख को होगा और 2 साल के लिए होता है और 5 तारीख को काउंटिंग होगी और 6 तारीख को काउंटिंग होगी। टोटल मतदाता कितने हैं? टोटल मतदाता अभी 701 थे, लेकिन आज 2 जन और अपील अधिकारी ने स्वीकार किया। 1701 था, 1703 हो गए हैं। तो 1703 लोग अपना मतदान का उपयोग करेंगे कल 4 तारीख को और उसके बाद क्या बोलते हैं 5 बजे तक होगा, 9 से 5 तक। मतलब 6 तारीख को सारे पदाधिकारियों की घोषणा हो जाएगी? हाँ, 6 तारीख को सबका हो जाएगा। 5 से 6 को काउंटिंग होगी और 6 तारीख को शाम को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कौन प्रत्याशी जीता है करके। तो ये थे चुनाव अधिकारी और बता रहे थे किस तरीके से चुनाव होगा। एक और चुनाव सहायक उप मुख्य चुनाव अधिकारी हमारे साथ हैं, अच्छा राजेश महाडिक जी। महाडिक जी, एक रोचक चीज़ पता चली बार संघ के चुनाव में कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, जो संरक्षक सदस्य भी कहलाता है, उनकी बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका है, वो थोड़ा सा समझाइए क्या है। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य बार के रहते हैं उनको संरक्षक सदस्य घोषित होता है और उसमें बार चुनाव में ये नियम है कि वो अपना वोट नहीं देते, सामान्य वोटिंग नहीं करते, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में आती है तो उनका वोट निर्णायक रहता है। और ये भी नियम है कि अगर वो संरक्षक सदस्य बनना चाहते हैं, अगर नहीं बनेंगे, किसी असमर्थता प्रकट किए, तो सेकंड जो सीनियर रहते हैं उनको किए, लेकिन जो भी संरक्षक सदस्य घोषित होंगे वो मतदान में भाग नहीं लेते। ये स्थिति तब बनेगी जब दोनों किसी बराबर वोट मिले, बराबर होती है किसी पद में, तो उनका वोट निर्णायक रहता है। कुल मिलाकर के किंग मेकर होते हैं वो। किंग मेकर रहते हैं। तो ये सम्मानित रहते सदस्य, संरक्षक हमारे गार्जियन रहते, बाकायदा सम्मान रहता है। अभी कौन है? अभी नंदूलाल श्रीवास्तव सर हैं हमारे, 80 साल के हैं बताते हैं। हाँ, 80 साल के हैं और अभी एक्टिव भी हैं, रेगुलर प्रैक्टिस है, सिविल के अच्छे लायर हैं, है ना। उनके पुत्र भी हैं यहाँ पे, तो उनको अभी संरक्षक सदस्य के रूप में अभी वर्तमान में पदस्थ हैं। तो ये देखिए, जिला बार जो दुर्ग बार है उसकी ये वाली बात शायद आपको ना पता हो कि जो प्रमुख सदस्य हैं, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, वो वोट नहीं दे सकते, लेकिन वोट तब देंगे जब किसी प्रत्याशी किसी पद के लिए 2 लोगों को समान वोट मिलें और ये तय करना हो कि जीता कौन है, तो उसके लिए फिर वो वोट देते हैं, यानी किंग मेकर होते हैं। ऐसी व्यवस्था शायद ही जी देंगे हम लोग उनको इस लिफाफे में बंद करके मतदान पत्र देंगे और उसके बाद उनके पास जाएगा कोई और वो फिर उसमें अपना सील मार के पैक करके देंगे, तब हम खोलेंगे। हमको ये नहीं पता रहता किसको देंगे। अच्छा, तो हम लोग उनको गुप्त रूप से पैक करके देते हैं, गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान। और पदाधिकारी भी हैं, इस चुनाव के बारे में कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए, जो हमसे छूट रहा हो, हमने नहीं मालूम हो। नहीं, आप जितना भी है जानकारी सब हासिल कर लिए हैं, इसमें कोई विशेष और नहीं है। बस इतना है कि हम लोग बिल्कुल यहाँ उत्सव की तरह मनाते हैं और जितने भी मतदाता वकील साहब लोग आते हैं सबका मस्त तिलक लगा के स्वागत करते हुए उनका मतदान कराते हैं। ठीक जी वैसे हाँ, यहाँ चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के तहत होती है और लगभग आज तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है कि कोई विवादित स्थिति हो और सभी चुनाव को सहर्ष स्वीकार करते हैं, निर्णय को जो भी यहाँ आता है और बहुत अच्छे चुनाव किया जाता है। एक और पदाधिकारी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं चुनाव के बारे में कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा चुनाव जो निर्वाचन करवाया जाता है, सबसे अच्छा दुर्ग का होता है। व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना लगे किसी को कि किसी के साथ पक्षपात हो रहा है। पूरा व्यवस्थित चुनाव है और सबसे एक्टिव बार माना जाता है। तो यहाँ चुनाव कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो कि हर वर्ष या हर 2 वर्ष का कार्यकाल में हम लोग का प्रयास रहता है कि बिना विवाद के ये निपट जाए और सब सहयोग करते हैं। हमारे साथ हैं मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव पांडे जी। पांडे जी, एक लाइन में बता दीजिए कि चुनाव आपकी नज़र में कैसा हो रहा है? अच्छा जा रहा है चुनाव और मूलतः जो मेरे साथ जो टीम बनी हुई है वो काफ़ी अनुभवी लोग हैं और काफ़ी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं कुल इस तरह से बात रहेगी, करते हैं ये कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये था
ये था दुर्ग बार एसोसिएशन का चुनाव, जो कि मतदान 4 अप्रैल को होना है, मतगणना 5 और 6 अप्रैल को होगी और 6 तारीख को ही नतीजे हो जाएंगे। इसके पहले आपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को सुना कि वो क्या चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो अधिवक्ताओं को क्या देने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई, अधिवक्ताओं से बातचीत हुई कि वो क्या चाहते हैं। और जो चुनाव समिति है, जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से चुनाव हो रहा है। और अब देखते हैं कि बार संघ, दुर्ग बार संघ में किसको अध्यक्ष चुना जाता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।